हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 14 सितंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एग्जाम गुरुजी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, फ्री वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि कठिन काम ही करने लायक होता है। दुनिया में जो कठिन काम है, परिश्रम वाले काम है, मेहनत वाले काम है, जिनमें आपका समय लगता है, आपके साधन लगते हैं, यकीन मानिएगा वही काम इंपॉर्टेंट है जो कि करने लायक हैं। आसान काम तो ऐसे होते हैं जो कोई भी कर सकता है, और जो कोई भी कर सकता है उस काम की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। जो विरले लोग जिस काम को कर सकते हैं, जो काम कठिन होते हैं, उस काम को करने वालों की ही दुनिया इज्जत करती है, उन्हीं काम करने वालों को दुनिया सम्मान देती है और मान देती है। तो आप अगर दुनिया में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो वो काम कीजिए जो आसानी से ना हो। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्योंकि रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रदेश में 1,75,000 आवास का लोकार्पण किया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। दूसरा प्रश्न, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार ये जो है 13 सितंबर को मनाया गया। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका संस्करण जो है वो बेंगलुरु में आयोजित हुआ। चौथा प्रश्न है कि ऐतिहासिक अफगानिस्तान तालिबान शांति वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो ये दोहा में शुरू हुई है, जो कि कतर की राजधानी है। और पांचवा प्रश्न है कि किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम से एक स्टार्टअप के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। छठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? और ये मेघालय राज्य में किया गया है। और कल जब मेघालय के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा था तो राज्यपाल वहां पर मिस प्रिंटिंग की वजह से गंगाराम बता दिए गए हैं। ये हैं सत्यपाल मलिक। तो आप याद रखिएगा कि वहाँ के वर्तमान राज्यपाल मेघालय के अब सत्यपाल मलिक हैं। सातवां प्रश्न है कि किसको भारत में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो ये आयुष्मान खुराना है। और आठवां प्रश्न कि किस मंदिर को विदेशी चंदा स्वीकार करने के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली है? ये स्वर्ण मंदिर है जो कि अमृतसर में है। और नवा प्रश्न है कि किस प्रदेश के, ये आंध्र नहीं, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YSR योजना का शुभारंभ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और 10वां प्रश्न है कि सेजमंड और जोवा रेवा ने कौन सा टेनिस टूर्नामेंट महिला युगल खिताब जीता है? तो ये US ओपन जीता है। ये थे हमारे कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं? और ये बिहार में है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बिहार में पेट्रोलियम से जुड़ी हुई 3 परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समर्पित किए, इनका लॉन्च किया है। और परियोजना में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का जो दुर्गापुर बांका खंड था उसको किया है समर्पित। और 2 LPG बॉटलिंग प्लांट है जिनको समर्पित किया गया है, इन्हें जिनकी लॉन्चिंग की गई है। तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अब हम बिहार की। तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये बिहार स्थित है। राजधानी इसकी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल फागू चौहान हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। जबकि एक और दिन होता है विश्व हिंदी दिवस, और ये विश्व हिंदी दिवस जो होता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों में अंतर है। इसको आप राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कह सकते हैं या सिंपल हिंदी दिवस भी कह सकते हैं। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन यानी कि 14 सितंबर 1949 को जो भारत की संविधान सभा थी, जिसको भारत का संविधान तैयार करना था, उसके द्वारा भारत की मुख्य भाषा के रूप में हिंदी को पहचान दी गई थी। और 1952 यानी कि 1952 से में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था और उसके बाद लगातार ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। विश्व हिंदी दिवस मैं आपको बता चुका हूं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि भारत कब तक उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनके उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की बात हो रही है। अभी तक भारत को उर्वरक जो है विदेशों से आयात करने पड़ते हैं और किसानों के लिए उसमें सरकार कई बार सब्सिडी भी देती है और इससे भारत को काफ़ी नुकसान होता है कि विदेशों से हमें उर्वरक आयात करने पड़ते हैं। तो भारत जो है 2023 तक उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसा केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में है उनका कहना है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो वर्तमान में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डी.वी. सदानंद गौड़ा, उन्होंने कहा है कि भारत 2023 तक उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम जो वर्तमान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है उसमें 40,000 करोड़ रुपए की लागत से नई उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा रही है और इनके जब ये वर्किंग करने लगेंगी तो भारत की जो आयात है वो उस पर काफ़ी निर्भरता कम हो जाएगी। सरकार ने इसके अलावा देश में जैविक और नैनो उर्वरकों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है और ये जो जैविक और नैनो उर्वरक हैं ये 25 से 30% तक किफ़ायती होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं और 18 से 35% तक इनसे उपज में बढ़ोतरी होती है और जो मिट्टी की उर्वरता होती है जो रासायनिक उर्वरकों के कारण समाप्त हो जाती है उस उर्वरकता को भी ये बनाए रखने का काम करते हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भारत और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक्चुअल में यहाँ संगठन शब्द आना चाहिए था, किस संगठन की नई 5 वर्षीय कार्य योजना मंत्री स्तरीय बैठक में स्वीकृत हुई है और ये आसियान और भारत की है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विदेश मंत्री भारत के हैं एस जयशंकर और इन्होंने 13 सितंबर को थाईलैंड के विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई के साथ आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की, यानी इन दोनों के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और इस बैठक का आयोजन टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इसमें भारत और आसियान देशों के 10 विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया और बैठक में जहाज रानी, आपसी संपर्क बढ़ाने, जहाज रानी मतलब एक दूसरे के यहाँ माल पहुंचाने के लिए जहाज़ों का यूज़ करना, आपस में संपर्क बढ़ाया जाए, जो शिक्षा है इन आसियान देशों की और भारत की उसमें सहयोग किया जाए, क्षमता निर्माण किया जाए, नागरिकों के बीच में संबंध बने, इसी प्रकार की चीज़ों को लेकर आसियान भारत के बीच में सामरिक साझेदारी की भी समीक्षा की गई कि एक दूसरे के प्रति कैसे ये एक दूसरे के प्रति सामरिक रूप से उपयोगी हो सकते हैं। बात करेंगे हम आसियान की। आसियान मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको शॉर्ट में आसियान कहा जाता है। इसका सचिवालय जकार्ता में है जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है और स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1967 को बैंकॉक में। सदस्य देशों की बात करें तो इसके संस्थापक सदस्य थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। बाद में इसमें ब्रुनेई जुड़ा 1984 में, वियतनाम जुड़ा 1995 में, लाओस और बर्मा जुड़े यानी कि म्यांमार जुड़ा 1997 में और कंबोडिया जुड़ा 1999 में। आगे बढ़ेंगे, बात 5वें प्रश्न की होगी कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अंदरूनी नसों में खून के थक्का जमने से रोकने की मदद के लिए एक स्वदेशी उपकरण विकसित किया है और ये विकसित किया है SCTIMST संस्थान के वैज्ञानिकों ने, यानी कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि त्रिवेंद्रम में है। इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण विकसित करने में मदद की है जो रक्त प्रवाह को सहज करने में, यानी रक्त प्रवाह को लगातार बनाए रखने में मदद करता है और इससे DVT, डीप वैन थ्रोम्बोसिस जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। अब ये DVC क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। DVC एक प्रकार की ऐसी अवस्था होती है जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक बेड पर पड़ा रहता है, कहीं कोई उसका ऑपरेशन होता है या किसी इंजरी के कारण या किसी भी कारण से वो बेड पे होता है, तो हमारे शरीर की जो नसें होती हैं उनके अंदर थक्का जम जाता है और ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हमारा शरीर वर्किंग नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे में नसों के अंदर खून का थक्का जम जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसी के लिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम, इसके वैज्ञानिकों ने DVT के निवारण के लिए इस उपकरण को विकसित किया है और इससे पैर की नसों को क्रम में सिकोड़ता है और खुलता है, यानी कि नसों को ये मूवमेंट करवाता रहता है और इससे रक्त संचार सामान्य गति से बनता रहता है। अभी जो विदेशों से हम इस प्रकार के उपकरण आयात करते हैं वो 2 से 3 लाख रुपए के होते हैं। इससे क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए से भी कम में ये उपकरण उपलब्ध हो जाएगा। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के नेता का हाल ही में निधन हो गया है और इनका नाम था रघुवंश प्रसाद सिंह, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, इनका 13 सितंबर 2020 को निधन हो गया। 74 साल इनकी एज थी और 4 बार से वैशाली से सांसद रहे हैं। यूपीए की सरकार जब थी उसमें ये मंत्री भी रहे थे। और रघुवंश प्रसाद सिंह यूपीए 1 में यानी कि 2004 से लेकर 2008 की जो उनकी सरकार थी उसमें ग्रामीण विकास मंत्री थे। और मनरेगा कानून का जो असली शिल्पकार किसी को माना जाता है जो भारत में, तो इन्हीं को माना जाता है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि हाल ही में किस ब्रिटिश एक्ट्रेस का निधन हो गया है। तो इनका नाम है डायना रिग, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में इन्होंने एक भूमिका निभाई थी ओलोना टायरेल की और लोकप्रियता हासिल की थी। इसके अलावा ब्रिटिश एक्ट्रेस डायना रिग, इनका निधन हो गया है। इन्होंने द एवेंजर्स 1965 में जो आई थी उसमें पॉट्रिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट एम्मा पिल के रूप में भी अभिनय किया था, जिनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो 1959 में रॉयल शेक्सपियर्स कंपनी में इनकी शुरुआत हुई थी। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस फिल्म महोत्सव में चैतन्य ताम्हणे की फिल्म द डिसाइपल ने बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है। और ये जीता है वेनिस फिल्म महोत्सव में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय फिल्म मेकर चैतन्य ताम्हणे, इनकी फिल्म द डिसाइपल, इसको वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है। और इससे पहले द डिसाइपल को इसी फेस्टिवल में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। द डिसाइपल सफलता की दहलीज पर पहुंचे एक शास्त्रीय संगीतज्ञों की दुनिया को दिखाता है और उसी से रिलेटेड ये मूवी बनी है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि राजस्थान रॉयल्स के मेंटर और ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो ये लगातार दूसरी बार शेन वॉर्न को इस पद पर या इस भूमिका के लिए चुना गया है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल की टीम है उसकी कप्तानी में, यानी शेन वॉर्न की कप्तानी में इस टीम ने सबसे पहला आईपीएल जो कि 2008 में हुआ था उसका खिताब जीता था। तो इसको खिताब जिताने वाली टीम के पूर्व खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न, इनको दूसरी साल राजस्थान रॉयल्स का मेंटर और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और शेन वॉर्न के नेतृत्व में ही राजस्थान ने आईपीएल का पहला खिताब जीता था। उसके बाद आईपीएल का खिताब राजस्थान रॉयल्स कभी भी नहीं जीत पाया। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो महिला सिंगल्स का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की हैं। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जापान की नाओमी ओसाका, इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया और अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। ये ओसाका का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है, ये आपको याद रखना है। और ये 3 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स की बात करें तो पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव और का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम से हो रहा है। ये था आज का हमारा वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो सभी को पता है इसका नाम बदलकर VI हो गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। जिन्होंने उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी मध्य प्रदेश जल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज है। MPPSC के लिए टेस्ट सीरीज, MPPSC के लिए प्रिंटेड नोट्स, फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा MPPSC के प्री के इंग्लिश मीडियम के नोट्स तैयार हो गए हैं और बहुत जल्द इसी वीक में इनको लॉन्च किया जाएगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि उनको इंग्लिश मीडियम के नोट्स चाहिए। तो बहुत जल्द आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है इस वीक में इंग्लिश मीडियम के प्रिंटेड नोट्स पूरे प्रारंभिक परीक्षा के। चलिए बात करते हैं आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है देश का सबसे साक्षर राज्य कौन सा बना है। तो देश का सबसे साक्षर राज्य कौन सा बना है इनमें से अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।